आज हम जिस टाइप की बात करेंगे एमसीक्यूज की टाइप वो है क्रिटिकल थिंकिंग एमसीक्यूज। तो इस वीडियो में हम डिटेल से ये स्टडी करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग के रिलेटेड जो एमसीक्यूज डिफरेंट पेपर्स के अंदर आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए कौन सी टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ किया जाए तो इजीली आप उन्हें सॉल्व कर लें। यहाँ पर पहले मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनको यूज़ करके फॉलो करके आप क्रिटिकल थिंकिंग के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पे है क्रिटिकल थिंकिंग के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए वो मेथड है रूल आउट एक्सट्रीम आंसर। पिछले वीडियोस में भी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कि इलिमिनेटिंग मेथड बार बार यूज़ होता है, हर कैटेगरी के अंदर यूज़ होता है। तो रूल आउट का मतलब भी यही है कि जब आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं एमसीक्यूज के, उसमें से आपने एक ऐसा आंसर ढूंढना 4 में से जो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा, बिल्कुल इररेलेवेंट है, एक ऑप्शन वो निकालना है आपने। उसके बाद कंसिडर लिमिटिंग केस। कंसिडर लिमिटिंग केस का मतलब ये है कि अब जो बाकी 3 ऑप्शन रह जाएंगे उन 3 में से भी आपने कोशिश करनी है कि और ढूंढना है उन 3 में से कि कौन सा और भी अभी है इसमें इररेलेवेंट है। जो थर्ड में है इवेल्युएट ईच आंसर चॉइस। अब इवेल्युएशन में क्या होता है, आप इलिमिनेट करते हैं हर उस आंसर को जो रेलिवेंट नहीं है। तो इलिमिनेट करते करते आपके पास आंसर आ जाता है। इसे अभी प्रैक्टिकली हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ, फिर सही समझ आएगी। तो इसमें भी यही होता है कि इलिमिनेट द चॉइस डेट डोंट लॉजिकली फॉलो गिवन इंफॉर्मेशन और वायलेट फिजिकल प्रिंसिपल। मतलब कि अगर कोई साइंस सब्जेक्ट में से एमसीक्यूज आया हुआ है और किसी ना किसी टॉपिक में जैसे न्यूटन्स के लॉज हैं तो वो उसमें से कोई एमसीक्यूज आया हुआ है, तो आपने अब क्वेश्चन और आंसर को नहीं देखना, सिर्फ उस प्रिंसिपल को देखना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, लुक फॉर पैटर्न। और इसमें क्या होगा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स और ट्रेंड्स इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो ये पिछली वीडियोस में मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि ये कीवर्ड है, आपने क्वेश्चन में से कीवर्ड निकालना है। तो इसे अभी फर्दर हम चेक करेंगे। और लास्ट में क्या होगा, चेक यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो बाज़ दफ़ा ऑप्शन जो हैं वो 4 जो दिए होते हैं उसमें बहुत डिफिकल्ट वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन का यूनिट आता है, जैसे फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन है, अब अगर आपको पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और आंसर भी न्यूटन में आएगा, आपने वैल्यूज़ को नहीं देखना, आपने सिर्फ यूनिट्स को देखना है। तो यूनिट से आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले स्टेप से, जिसमें हम इलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करेंगे और फिर रेलिवेंट आंसर चूज़ करेंगे। तो पहली जो एग्जांपल है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो ये है, ए कार इज ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। मतलब एक कार है, उसका जो ट्रैक है, जिस रोड पे वो चल रही है, वो पाथ सर्कुलर है, दायरे की शक्ल में। अब आपने बताना है कि इसका आंसर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। इस तरह के जब एमसीक्यूज आते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करें। अब आपने पहले देखना है इलिमिनेटिंग मेथड। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल इररेलेवेंट होगा। सबसे पहले आपने वो ढूंढना है। कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं रह सकती, क्योंकि स्पीड अलग चीज़ है, वेलोसिटी अलग चीज़ है। तो जब ये दोनों अलग चीज़ें हैं तो वो एक सिचुएशन में दोनों सेम नहीं हो सकती। तो इस ऑप्शन के अंदर ये जो थर्ड ऑप्शन है ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, क्योंकि ये दोनों अब कांस्टेंट नहीं रह सकते, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा जो फोर्थ वाला है, क्योंकि इसमें भी दोनों चीज़ें एट ए टाइम एक कैटेगरी में दोनों सेम बताई गई हैं। क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट चीज़ है, तो आंसर हमारा इनके डिफरेंस में ही होगा। और जो डिस्टेंस है ये पूरा पाथ लिया जाता है, फुल डिस्टेंस लिया जाता है, शॉर्टकट इसमें कोई नहीं मारते। वेलोसिटी के अंदर शॉर्टकट लेते हैं। तो अब आपने देखना है कि सर्कुलर पाथ में क्या शॉर्टकट होता है, क्या फुल ट्रैक हम लेते हैं। तो इसमें देखें, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि मुकम्मल डिस्टेंस होगा, और वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें देखें, कार हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर साइड से सेम होगा। तो अगर आप देखें कि सर्कुलर पाथ में जो सेंटर होता है, उस सेंटर से उसकी बाउंड्री की तरफ हर तरफ सेम डिस्टेंस होता है, तभी तो वो सर्कल बनता है। और सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक, सर्कमफेरेंस तक डिस्टेंस है, उसे हम वेलोसिटी कहेंगे, जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसलिए हम देखें तो ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर भी यही है, बी। द कार हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड। तो अब आपको समझ आ गई कि पहले इलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करें, उसके बाद कीवर्ड्स को तलाश करें, कीवर्ड्स के बाद देखें कि अब कौन सा आंसर है जो उस कीवर्ड के बिल्कुल मुताबिक आ रहा है।
तो आपने इस तरह से फाइंड कर देना। अगर आपने रीजन को रीड करना तो इसमें मैंने पहले बता दिया है कि इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अभी जो मैंने पहले आपको बताया था, जहाँ स्पीड कांस्टेंट होगी वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर मैंने नीचे वाले दोनों ऑप्शन निकाल दिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों एट ए टाइम एक सिचुएशन में सेम नहीं हो सकते, ये हमेशा डिफरेंस में ही आएंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से देखें मुझे कितनी हेल्प आउट हुई कि दो ऑप्शन इसमें से मैंने निकाल दी। अब दो में से मैंने फाइंड करना था कि मेरा आंसर क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो इस तरह आपने भी एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करके कीवर्ड और कंपैरेटिव एनालिसिस करके इसे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट फ्रिक्शन। मतलब कि एक आप ढलवान देख लें, जैसे पहाड़ होते हैं, ऊपर से उसकी स्लोप बनी होती है, वहाँ से आप कोई चीज़ नीचे की तरफ फेंकें। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू इट्स एक्सलेरेशन। अब इसमें जो मेन कीवर्ड है वो आपका एक्सलेरेशन है। एक्सलेरेशन का अगर आपको पता होगा तो फिर ये आंसर फाइंड कर लेंगे। तो एक्सलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। द एक्सलेरेशन इज 0, एक्सलेरेशन इज डायरेक्टेड अपवर्ड, एक्सलेरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लाइन, लास्ट में एक्सलेरेशन इज कांस्टेंट। तो अब आपने ये देखना है, एक्सलेरेशन मेन कीवर्ड है और ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ विदाउट फ्रिक्शन। मतलब कि रगड़ नहीं लग रही, और जो भी चीज़ आप ऊपर से, ब्लॉक है, पत्थर है, जो भी आप ऊपर से फेंक रहे हैं वो तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपने इसमें देखना है कि एक्सलेरेशन की जो कंडीशन है वो फुलफिल कहाँ पर हो रही है। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि जब टॉप पे ब्लॉक है तो वहाँ वेलोसिटी उसकी 0 होगी। जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सलेरेशन 0 होगा। तो एक्सलेरेशन तो 0 उस वक्त होता है जब वेलोसिटी के अंदर चेंज यूनिफॉर्म हो। तो एक ऑप्शन आपने इसमें से ये निकाल देना है। सेकंड एक्सलेरेशन इज डायरेक्टेड अपवर्ड, कि एक्सलेरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये वाला भी इसमें ठीक नहीं है। तो ये देखें, दो ऑप्शन तो एलिमिनेटिंग मेथड की मदद से हमने इजीली फाइंड कर ली, इन दोनों को निकाल देते हैं। बाकी अब दो ऑप्शन रह गए। एक्सलेरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लाइन, मतलब जो एक्सलेरेशन है वो स्लोप की तरफ है, और लास्ट में एक्सलेरेशन इज कांस्टेंट। एक्सलेरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सलेरेशन कांस्टेंट होगा। और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो वो एक ही स्पीड में तो नहीं आती, जैसे जैसे ज़मीन के करीब आएगी उसकी स्पीड और बढ़ती जाएगी, तेज़ी से आएगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये थर्ड ऑप्शन बहुत इजीली लग रहा है कि इसमें थर्ड ऑप्शन ही ठीक होगा। तो हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर भी सी है, एक्सलेरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लाइन। तो अब आपको समझ आ गई होगी, पहले एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करें, फिर कॉम्बिनेशन देखें, कीवर्ड फाइंड करें क्वेश्चन के अंदर और उनको आपस में मैच करें, आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। In an electric circuit, if the resistance is doubled, what will the voltage remain constant? While the voltage remains constant, मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल कर देंगे तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। हाउ डज द करंट चेंजेस? अब इसमें आपको मैं बता दूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब आपने टॉपिक देखना है और टॉपिक के अंदर जो मेन फार्मूला जो ड्राइव किया था, लास्ट में कंक्लूजन निकलता है उसका फार्मूला, उसे आपने देखना और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर आपके पास आंसर आएगा। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो V/R होगा। R की वैल्यू नीचे है, तो इसमें कहा क्या गया है कि रेजिस्टेंस को डबल किया जाए। रेजिस्टेंस को डबल किया जाए तो करंट की वैल्यू क्या होगी? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आ रही है। तो अब आपने बताना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें अगर आपने एक चीज़ को डबल किया इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, हिंट आपको दे रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यू डबल हो गई है तो ऊपर वाली वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्टली में होता है दोनों साइड पे वैल्यूज बढ़ती हैं, एक साइड पे डबल किया दूसरी साइड भी डबल हो जाएगी। इन्वर्सली में होता है एक साइड डबल किया तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हाफ हो जाती है। तो इसमें सीधी सी बात है कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। अब इसमें जो रीज़न है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फार्मूले वाली, कि I = V/R है। R की जगह पे आपने 2R लिखना है, तो करंट की जो वैल्यू ये हाफ हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। अब इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपने क्या करना है, फार्मूला लेना है, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ डबलिंग द रेजिस्टेंस रिजल्ट इन हैविंग द करंट, मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जब डबल करेंगे करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। किस चीज़ से? ओहम लॉ से। तो जब भी टॉपिक आए तो आपको इतना पता होना चाहिए टॉपिक कौन सा है, उसका फार्मूला कौन सा है, फिर ही आप इजीली उसमें से आंसर निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए कार मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये है कि डिस्टेंस कांस्टेंटली कवर हो रहा है। डिस्टेंस होता है कंप्लीट पाथ और जो वेलोसिटी होती है वो शॉर्टकट होता है। तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये मैंने साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बनाए हैं, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें चूज़ किया। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द कार एक्सेलरेशन। तो कार के एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे। अब आपने यहाँ पर ये ज़रूर देखना है कि क्या एक्सेलरेशन स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर तो नहीं करता। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है ताकि मुझे पता चले कि अब आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, हाउ इज द इमेज फॉर्म्ड। तो अब आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता कि इसमें जो इमेज है या कन्वेक्स लेंस है इससे कैसी इमेज बनेगी, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। आपको किसी एक चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। मेन कीवर्ड तो कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का अगर आपको पता है तो आंसर फ़ौरन पता चल जाएगा। कन्वेक्स लेंस से हमेशा उल्टा इमेज बनता है जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो अब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें आपने सिर्फ यही देखना है कि जहाँ पर वर्ड वर्चुअल यूज़ हुआ है हम उन ऑप्शंस को ज़्यादा टारगेट करेंगे। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो हम इजीली निकाल देंगे क्योंकि उसके अंदर वर्चुअल नहीं लिखा हुआ। अब ये जो बी ऑप्शन है, वर्चुअल एंड अपराइट एंड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, मतलब वो पहले ही उल्टा है और आपने फिर मजीद उसे उल्टा कर दिया, तो वो आपका ऑप्शन तो ठीक नहीं होगा। तो पीछे एक ही ऑप्शन रह गया दूसरे वाला, वर्चुअल एंड अपराइट। तो ये वाला हमारा आंसर होगा। तो इस तरह आप इजीली कोई भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर इसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आप इसकी रीज़न को भी यहाँ से रीड कर लें, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। और अगर आपको इसके टिप्स और ट्रिक्स चाहिए वही मैंने पहले बता दिए, मेन कीवर्ड को आंसर के साथ रिलेट करें, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तो सिंपल है, तो हर किसी को पता होता है। ये तो आपको बेसिक पहले ही पढ़ाई जाती है, तो आपने खुद से बताना है आप कमेंट सेक्शन में कि इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एंड देन रिलीज, मतलब एक स्प्रिंग को आपने दबाया फिर आपने छोड़ दिया। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो एनर्जी कौन कौन सी वहाँ पर होगी। तो अब यहाँ आंसर है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल टू थर्मल, थर्मल टू मैकेनिकल। अब काइनेटिक एनर्जी जहाँ होती है वहाँ सिर्फ मोशन होती है, पोटेंशियल एनर्जी जहाँ होती है वहाँ पर सिर्फ हम हाइट की बात करते हैं, और मैकेनिकल के अंदर भी मोशन होती है और थर्मल के अंदर हीट होती है। अब जो इलिमिनेटिंग मेथड है उसके मुताबिक डी ऑप्शन निकाल दें, क्योंकि यहाँ हीट की बात नहीं होगी, यहाँ पर थर्मल एनर्जी नहीं होगी, थर्मल टू मैकेनिकल ये बात नहीं होगी। अब बाकी 3 ऑप्शन रह गए, उसमें से अब आपने देखना है कि स्प्रिंग को जब कंप्रेस या रिलीज किया जाता है मूव तो वो करता है लेकिन उसकी हाइट ज़रूर होती है। जब आप दबाते हैं तो मेन चेंज जो आता है वो हाइट के अंदर आता है। स्प्रिंग का साइज़ छोटा हो जाता है जब आप दबाते हैं, जब आप छोड़ेंगे तो साइज़ लार्ज हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ साइज़ के बारे में बताती है, हाइट के बारे में बताती है। तो इसका फार्मूला भी यही होता है कि mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन ठीक होगा, पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी। इसमें रीज़न भी है और एक्सप्लेनेशन बाकी चीज़ें दी हुई, इसे आप जल्दी से रीड कर लें क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत बता चुका हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको देखते हैं और इसके बाद एक और क्वेश्चन है बस लास्ट, और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो में कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर इस तरह की नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा ज़्यादा करना ताकि जो बाकी लोग हैं जिन्हें नहीं पता एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं उन्हें भी हेल्प आउट हो जाए। तो क्वेश्चन है, साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू एयर, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड वेव। अब इसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल का पता होना बहुत ज़रूरी है कि साउंड वेव किस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर मूव करती है। तो साउंड वेव के लिए यहाँ पर जो आंसर है ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। तो साउंड वेव का आपको पता है कि वो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के फॉर्मेट में मूव करती है। तो जैसे लहरें होती हैं आपको पानी के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, इस तरह जो आवाज़ की लहरें होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में मूव करती हैं। अब आपने देखा है कि ट्रांसफर्स वेव का आपको पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ये तो इसमें बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, हम बाकी 3 के ऑप्शन में देखेंगे। तो इलिमिनेट जब आपने कर लिया तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक ऑप्शन को एलिमिनेट करें, बाकी 3 रह गए, 3 में से आपने खुद देखना है कि अब कौन सा होगा। तो अब अगर इसमें देखा जाए तो मैकेनिकल भी नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर में से एक होगा।
तो अब आपने बताना है, अगर आपने इसे पढ़ा हुआ है, कि इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा।